राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम गांधी जी और जीवन मूल्य। गांधी जी का जीवन पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। बचपन में कभी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा था, जिससे उन्हें सत्य के लिए कष्ट सहने की प्रेरणा मिली। उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना। सत्य को जीवन में उतारने के लिए अनेक प्रयोग किए और इसीलिए महात्मा कहलाए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। उनका बचपन सामान्य परिस्थितियों में बीता। जब वो बड़े हुए तो वकालत पढ़ने इंग्लैंड भेज दिए गए। लौटकर भारत आए तो वकालत शुरू की। जानते हो, 22 वर्ष की उम्र में जब पहले मुकदमे की पैरवी करने खड़े हुए तो उनकी जबान लड़खड़ा गई। एक शब्द न बोल सके और अदालत छोड़कर चले आए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे-धीरे काम जमने लगा। तभी दक्षिण अफ्रीका के एक धनी व्यापारी ने एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी को डरबन बुलाया। यह मुकदमा 1 साल तक चला। इस बीच गांधी जी को और मुकदमे भी मिलने लगे। एक बार बालसुंदरम नाम का एक मजदूर उनके कार्यालय में आया। नमस्ते साहब, मेरा नाम बालसुंदरम है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जरूर कहो, लेकिन मुंह पर से हाथ तो हटाओ, नहीं तो तुम्हारी बात मेरी समझ में कैसे आएगी। बात यह है वकील साहब कि ये क्या, तुम्हारा मुंह तो सूजा हुआ है, लगता है बहुत चोट लगी है। ये सब कैसे हुआ? यही कहने तो आपके पास आया हूँ। मेरे मालिक ने मुझे बहुत पीटा है। ओह, ये देखिए, और ये देखिए मेरी पीठ पर, और मुंह पर इतनी जोर का मुक्का मारा है कि सामने के 2 दांत टूट गए। समझा। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास चलो। गांधी जी ने एक गोरे डॉक्टर से बालसुंदरम की चिकित्सा करवाई और एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया। इसी बिना पर बालसुंदरम के गोरे मालिक पर मुकदमा किया और बालसुंदरम को जिताया। बाद में उसे एक भले आदमी के यहाँ नौकरी भी दिलवाई। इस घटना के बाद से गांधी जी भारतीय मजदूरों में बहुत लोकप्रिय हो गए। असहायों के रक्षक के रूप में उनकी ख्याति भारत तक फैल गई। यहीं से शुरू हुआ गांधी जी का अन्याय के विरुद्ध अभियान। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक वकालत की और कदम-कदम पर अन्याय होते देखा। गोरे भारतीयों को बहुत अपमानित करते। इस अपमान को उन्होंने स्वयं भी कई बार सहा। एक बार की बात है, वो एक गोरे नाई की दुकान पर पहुंचे। क्या है? क्या मांगता है? इधर किस लिए आया है? नाई की दुकान में कोई क्यों आता है? बाल कटवाने आया हूं। बाल कटवाने आया है हमारी दुकान में? शक्ल देखा है आईने में? हाँ, देखा है। बाल काफी बढ़ गए तभी तो आया हूं। निकलो, हमारी दुकान से बाहर निकलो। हम काले आदमी के बाल काटेगा? चलो चलो बाहर निकलो। गांधी जी अपमानित होकर बाहर आ गए। बाजार से बाल काटने की मशीन खरीदी और शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अपने बाल काट लिए।
सामने के बाल तो जैसे तैसे कट गए, पर पीछे के बाल अजीब से कटे। अगले दिन जब कचहरी पहुंचे तो ओह गांधी, ये बालों को क्या कह लिया? दोस्तों हाँ, एक मिनट इधर आओ। जरा गांधी का न्यू हेयर स्टाइल तो देखो। वाह भाई वाह, क्या हेयर स्टाइल है यार। गांधी, सर पर चूहा तो नहीं चढ़ गया था? कहाँ से कटा कर आए हो बाल? जरा उस नॉय का नाम तो बताओ। गांधी, बैरिस्टर गांधी। You mean you? But why? इसलिए क्योंकि अगर कोई गोरा नाई मेरे बालों को हाथ लगाता तो उसके हाथ गंदे ना हो जाते। ये सुनकर गांधी जी के सहयोगी बड़े शर्मिंदा हुए। लेकिन इस घटना के बाद से गांधी जी ने स्वावलंबन को पूरी तरह से अपना लिया। वो अपना हर काम स्वयं करने लगे। सूत काटना, कपड़ा बुनना और सीना, कपड़ा धोना और इस्त्री करना, शौचालय साफ करना, चप्पल गांठना, खाना बनाना आदि सब काम स्वयं करते। पहले खुद करते और फिर औरों को प्रोत्साहित करते। गांधी जी कभी किसी को वो काम करने के लिए नहीं कहते जो खुद ना कर सकते हों। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गईं। बा, अब कैसी तबीयत है? कमजोरी बहुत है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें दाल और नमक का परहेज करना होगा। क्या कहते हो? बा, नमक तुम्हारे लिए घातक है, इसलिए कहता हूं। नमक छोड़ना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यदि जरूरी हो तो। बस बस रहने दो। एक तो वैसे ही शरीर में जान नहीं है, ऊपर से नमक और दाल छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या? देखो बा, डॉक्टर की सलाह है कि सलाह देना आसान है, उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। तुम छोड़ सकते हो नमक? डॉक्टर अगर ऐसा कहे तो निश्चय ही छोड़ सकता हूं। डॉक्टर क्यों कहने लगा? तुम बीमार थोड़े ही हो। बीमार तो मैं हूं। ठीक है, मैं आज से ही नमक और दाल छोड़ देता हूं। 1 साल तक दोनों का सेवन नहीं करूंगा। क्या? हाँ। और गांधी जी ने इस व्रत का पालन किया। कस्तूरबा ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु वे अपने पति को इस व्रत से नहीं डिगा सकीं। कारण ये था कि गांधी जी में संयम बहुत था। वो मानते थे कि सादा शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए कभी चटपटा गरिष्ठ भोजन नहीं करते थे। जानते हो वो क्या-क्या खाते थे? नीम की पत्तियों से बनी कड़वी चटनी, उबले सोयाबीन का भुर्ता, किसी भी हरे ताजे साग का सलाद, रोटी को कूटकर उससे बनाई गई खीर, मोटे पिसे गेहूं का दलिया, भुने हुए गेहूं के चूरे से तैयार की गई कॉफी, बकरी का दूध। गांधी जी सादा खाना ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि सादे जीवन में भी विश्वास करते थे। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वो समय की हो, शब्दों की या पैसे की। जहां पैदल जा सकते वहां गाड़ी न लेते, और जब गाड़ी में सफर करते
तो तृतीय श्रेणी में। कपड़ों पर फिजूल रुपया खर्च करना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो घुटनों से ऊंची मामूली धोती पहना करते। एक बार वो फ्रांस गए। पहनावा वही था, धोती, शॉल और मामूली चप्पलें। फ्रांसीसी बड़े शौकीन होते हैं। उन्हें बड़ा अटपटा लगा। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर गांधी, आपने इतना कम कपड़ा क्यों पहना है? आप लोग +4 पोशाक पहनते हैं और मैं -4, यानी आपकी पोशाक घुटनों से 4 अंगुल नीची होती है और मेरी 4 अंगुल ऊंची। क्या ये आपका नेशनल ड्रेस है? ऐसा ही समझ लीजिए। मैं एक गरीब देश का प्रतिनिधि हूँ। सुना है आप इंग्लैंड भी जाएगा। क्या इंग्लैंड के सम्राट से भी इन्हीं कपड़ों में मुलाकात करेगा? क्यों नहीं? लेकिन इंग्लैंड ठंडा मुल्क है। उसके लिए ये शॉल काफी है। मैं सुना है आपको यात्रा के दौरान किसी प्रशंसक ने एक कीमती शॉल प्रेजेंट किया था, लेकिन उसे आपने नीलाम कर दिया है। क्यों? मेरे लोभ की कोई सीमा नहीं है। फिर मैं उस कीमती शॉल का क्या करता? नीलामी से मिले पैसों को मैंने अपने गरीब देशवासियों के लिए जमा कर लिया है। गांधी जी कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में फिजूल खर्ची की कोई गुंजाइश नहीं। हम गरीब बेजुबान जनता के पैसे के ट्रस्टी हैं। लगभग 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद जब गांधी जी ने स्वदेश लौटने का निश्चय किया, तो वहां रह रहे भारतीयों ने जगह-जगह सभाएं करके गांधी जी को मानपत्र भेंट किए और सोने, चांदी, हीरों के उपहार दिए। इस स्नेह प्रदर्शन ने जहां एक ओर उनका हृदय स्पर्श किया, वहीं दूसरी ओर उनके मस्तिष्क में अंतर्द्वंद्व छिड़ गया। अपने देशवासियों की सेवा के बदले उपहार स्वीकार करना उन्हें सरासर व्यापार लगा। उन्होंने कस्तूरबा से बात की तो बा ने कहा, अरे, लोगों ने इतने प्रेम और श्रद्धा से हमें उपहार दिए हैं, तो उन्हें ठुकरा दें क्या? बात ठुकराने की नहीं है बा। मुझे लगता है जैसे हम अपनी सेवा की कीमत वसूल कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। जो दिया है लोगों ने स्वेच्छा से दिया है। और फिर हमें बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। कल वे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी। बहुओं को भी तो शौक हो सकता है गहनों का। तो क्या हम गहनों की शौकीन बहुएं ढूंढेंगे? ये मत भूलो बा कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां का आम आदमी मुश्किल से पेट भर पाता है। ऐसे में गहनों से सजना सजाना महापाप है। ठीक है, जो जी में आए करो। लौटा दो सब गहने, मुझे क्या। तो लाओ, वो हार भी दे दो, 50 किन्नियों वाला। वो किस लिए? वो तो मुझे मिला है। तो क्या तुम अपनी सेवा के बदले में उसे रख रही हो? हाँ, फिर वही बात। बा, सेवा का रास्ता बहुत कड़ी तपस्या है और सेवा के बदले में कुछ लेना घृणित है। तुमने लोगों की श्रद्धा देखी, उनका प्रेम देखा। उसके आगे इन गहनों की क्या कीमत है भला?
शांत भाव से सोचोगी तो गहनों का मोह अपने आप तो छलकने लगेगा। वैष्णवे जाने तो तेने रे कहिए जे तेरे पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मनिया भीमा ने नायाणे रे वैष्णवे जाने तो कस्तूरबा को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। गांधी जी ने लाखों रुपयों के मूल्य के हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के गहने एक ट्रस्ट के हवाले कर दिए और इस तरह सेवा के लिए सर्वस्व त्याग देने की एक कठिन परीक्षा पूरी की। गांधी जी के ऐसे कितने ही किस्से कहानियां प्रचलित हैं। देशवासी उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक साधारण नागरिक मानते थे। उन्होंने साबित कर दिखाया कि जीवन के सामान्य दिखने वाले मूल्यों को अपनाकर आदमी कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। गांधी जी और जीवन मूल्य। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, विशेष संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार जयमिनी कुमार, सुचित्रा गुप्ता, सुनीति कोहली, के.एस. पवार और बी.आर.एल. सक्सेना। ध्वनियांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।